गाइज नाउ वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जीएस पेपर 2 और पेपर 3 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कस करेंगे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में, और साथ ही साथ इस बिल के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, यानी कि इस बिल को डिटेल में स्टडी करने के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे बीजेपी एमपी पीपी चौधरी। और अब फाइनली 2 सालों के बाद इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। तो इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं, तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो ये जो बिल है, इसका जो नाम है, टाइटल है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो कहा गया है कि इसमें जो शब्द है पर्सनल, निजी, निजी जो शब्द है इसमें, निजी डेटा संरक्षण विधेयक में जो शब्द निजी है उसको आप हटाइए, पर्सनल शब्द को हटाइए। तो ये रिकमेंड किया इन्होंने। अब क्यों हटाइए, तो बताया जा रहा है कि उद्देश्य ये दर्शाना है कि निजता को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए इस विधेयक में अनामक किए जा चुके, यानी कि एनोनिमाइज्ड निजी डेटा जैसे गैर निजी डेटा से भी संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब बहुत ध्यान से इस चीज को समझना कि इन्होंने पर्सनल वर्ड जो है, इस बिल से पर्सनल वर्ड जो है वो क्यों हटाने की बात करी, निजी वर्ड को क्यों हटाने की बात करी। देखिए, एक कोई वस्तु है, जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल फोन है, या आपके पास टैबलेट है, या आपका लैपटॉप है, तो ये किसका है? आपका है, आपका पर्सनल है। बात समझिएगा, आपका मोबाइल आपका पर्सनल है, क्योंकि आप इस पर क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा मोबाइल है, आपने क्लेम किया है। अब किसी का मोबाइल कहीं पर गिर गया, ट्रेन से कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा था, उसका मोबाइल गिर गया कहीं पर, राइट, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, टूट फूट गया, जो भी हुआ। अब वो मोबाइल तो पड़ा हुआ है, अब उस मोबाइल में डेटा भी होगा, है कि नहीं? मोबाइल के अंदर डेटा रहता है। अब ये मोबाइल के ऊपर कोई क्लेम नहीं करने आया कि ये किसका मोबाइल है, तो ये क्या है? एनोनिमाइज्ड। मतलब कि ये ऐसा डिवाइस है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई क्लेम नहीं कर रहा है, एनोनिमाइज्ड है, अनामक है। ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस पर किसी का भी क्लेम नहीं है ना? तो अब ऑब्वियस ही बात है, क्लेम नहीं है, बट डेटा तो है इसमें भी, इस मोबाइल फोन के अंदर भी डेटा है जो पड़ा हुआ मिला, मोबाइल फोन जिस पर कोई क्लेम नहीं कर रहा है, जिसको कोई ये नहीं कह रहा है कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, बट डेटा तो फिर भी उसी के अंदर है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसा डेटा भी जिस पर कोई क्लेम नहीं करता है, जो पर्सनल डेटा नहीं है, उसका भी तो संरक्षण करना जरूरी है कि नहीं? तो इसी चीज पर स्ट्रेस डालते हुए इन्होंने कहा कि इस बिल से जो वर्ड है पर्सनल, उसको हटाओ, निजी वर्ड को हटाओ। और कहा यह गया कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा वो किसी भी दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करना है, या किसी एजेंसी के साथ शेयर नहीं करना है, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव ना कर दे। मतलब क्लियर ये बात कही गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना डेटा इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, ना किसी गवर्नमेंट एजेंसी के पास, ना किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास, राइट? इंडिया का डेटा। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये कही गई कि हमारी कंट्री में जैसे कि सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, तो ये सोशल मीडिया कंपनीज जो है, व्हाट्सएप वगैरह, तो कह रहे हैं कि जब तक इन कंपनी, यानी कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है, ओरिजिनल कंपनी जो है इनकी, राइट, ऐसा नहीं कि देखो क्या होता है, अब बात समझना, मैं ओरिजिनल कंपनी या पेरेंट कंपनी का मैंने जिक्र आप लोग के सामने इसलिए किया, कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एप्पल की बात करें, एप्पल फोन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, है ना? तो एप्पल कई बार क्या करती है, दूसरी कंपनीज को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है दूसरी कंपनियों के साथ, कि कोई फलाना दूसरी कंपनी जो है वो एप्पल के बिहाफ में उसके प्रोडक्ट की सर्विसिंग करे, उसके प्रोडक्ट को बेचे, है ना? कई बार ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिलते हैं, जो मेन जो कंपनी होती है ना, वो दूसरी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, एग्रीमेंट कर लेगी कि हम हमारा प्रोडक्ट आप बेचिए, हम आपको ये लाइसेंस दे रहे हैं, है ना? तो ऐसा भी होता है। तो यहां पर इसलिए ऐसी चीज ना हो, गड़बड़ी ना हो, इसलिए साफ क्लियर किया है कि पेरेंट कंपनी जो है, जो ओरिजिनल कंपनी है उस प्रोडक्ट की, उस सोशल मीडिया की, तो ओरिजिनल कंपनी का ऑफिस जो होना चाहिए वो इंडिया के अंदर होना चाहिए। अगर उसका ऑफिस इंडिया में नहीं होगा तो वो कंपनी या फिर उस सोशल मीडिया कंपनी इंडिया में ऑपरेट नहीं कर पाएगी, राइट? उसको हम लोग ऑनलाइन जो है वो एक्सेस नहीं प्रोवाइड कराएंगे। तो ये चीज है मेन, ठीक है? मतलब कुल मिलाकर जो सोशल मीडिया कंपनी का ऑफिस होना जरूरी है, उसका पेरेंट कंपनी का ऑफिस होना जरूरी है, वरना वो कंपनी यहां पर स्टैब्लिश नहीं हो सकती इंडिया के अंदर। और यहां पे कहा गया कि एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी बनाओ,
जो सुनिश्चित करे, रेगुलेट करे मीडिया को कि जो भी चीज ऑनलाइन चल रही है, जो भी इमेजेस, फोटोज, वीडियोस जो ऑनलाइन चल रहे हैं, राइट, तो उसको उस पर निगरानी रखने के लिए एक अलग से एक रेगुलेटर जो है वो तैयार करो, एक रेगुलेटरी बॉडी जो है वो बनाओ, है ना। तो ये चीज इन्होंने कही। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से समझिए। अगर कोई व्यक्ति किसी डी आइडेंटिफाइड यानी कि अज्ञात किए जा चुके डेटा को फिर से अभिज्ञात यानी कि आइडेंटिफाइड करता है, तो उसे 3 साल का कारावास, 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों जो है वो देना होगा। तो ये सजा होगी। अब इसमें समझने वाली बात हमारे लिए ये है कि ये डेटा का डी आइडेंटिफिकेशन करके फिर से आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब हुआ। तो सिंपल से मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपकी कंपनी से ये डेटा जो है वो हटाना है, राइट। जैसे कि व्हाट्सएप की प्रिवेसी पॉलिसी के बारे में आप लोग जानते होंगे, कुछ समय पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि आप अगर प्रिवेसी पॉलिसी को उसकी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये आप व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। अब हुआ ये है कि और व्हाट्सएप के आपको पता होगी व्हाट्सएप के प्रिवेसी पॉलिसीज के बारे में, है ना। तो इसमें है क्या, मैं नहीं पता, मैं बेसिक सा एक आपको आइडिया देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप पे जाकर अपने अकाउंट को डिलीट करते हैं तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएगी। मतलब कि आपका अकाउंट, आपका नंबर, सब कुछ जो है वो व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएगा। मतलब व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अकाउंट डिलीट करने की बात कर रहा हूं। उसमें आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो एक ऑप्शन होता है डिलीट अकाउंट, तो उस पर जाकर आप मार्क करेंगे तो आपका पूरा डेटा व्हाट्सएप से हट जाएगा, चला जाएगा। मतलब कि किस टाइप का डेटा, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, राइट। बट हालांकि हाँ, जैसे कि अगर बात करें इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, तो कुछ डेटा जो है वो रखते हैं अपने पास, स्पेशली चैटिंग वाला डेटा भी हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि माना कि ये हाईली इंक्रिप्टेड होता है, बट गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए आपको पता होगा कि काफी सारी चीजें ओपन रहती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी ये सब, हालांकि देखो अपन डिस्कस तो कर रहे हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, एंड यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जामिनेशन, टॉप पोस्ट की एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं। तो इतनी कॉमन चीज तो आपको पता होगी कि यार ये सब चीजें जो होती हैं, ये माना कि हम डेटा प्रोटेक्शन की तो बात करते हैं, बट गवर्नमेंट एजेंसी के लिए सब ओपन रहता है, राइट। गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो, ये आज की बात नहीं है, अभी अभी हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तब की बात नहीं है। जिस समय फोन, टेलीफोन हुआ करते थे, तो टेलीफोन की टैपिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, फोन टैप हो रहा है ना। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये तो आपकी पर्सनल जो चैटिंग है, तो उसमें जो है वो सरकार जो है वो कान लगा के सुन रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रिवेसी जो है वहां पर भी तो हैम्पर हुई कि नहीं हुई जब फोन टैपिंग होती है तो उस समय। तो गवर्नमेंट एजेंसीज के पास होती हैं बहुत सारी चीजें। ये तो बस कहने वाली बात होती है कि किसी के पास डेटा जाएगा नहीं, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, बट गवर्नमेंट एजेंसी जब चाहे तब वो डेटा निकलवा सकती है, राइट। तो ये वाली चीज आपको पता होगा, राइट। ये बस कहने वाली बस बातें होती हैं, वी हैव टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल। बट जब बात आए एग्जाम में लिखने की, मेंस के आंसर को लिखने की, तो भैया एक बात ध्यान से सुनिएगा। जब मेंस के आंसर को लिखें तो ये प्रैक्टिकल वाली बात अपने आंसर में मत रिफ्लेक्ट करें, राइट, क्योंकि वो फिर गड़बड़ी आपके लिए हो सकती है। इसलिए मैं आपको पहले से ही जो है वो चेतावनी दे देता हूं। आपको मेंस में क्या लिखना है कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आया है उसके क्या प्रोविजन है, ये आपको लिखना है, राइट। डेटा प्रिवेसी के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है कि डेटा प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपको ये मत लिखने लग जाना कि गवर्नमेंट एजेंसी के पास तो सब कुछ ओपन रहता है, गवर्नमेंट एजेंसी तो डेटा प्रिवेसी का उल्लंघन करती है, वायलेशन करती है। नहीं भैया, ये मत लिखना, बिकॉज इन फ्यूचर यू गाइज विल बिकम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। आप आने वाले समय में गवर्नमेंट एजेंसी के पार्ट बनेंगे, राइट। एंड यू गाइज नो वेरी वेल कि गवर्नमेंट एजेंसीज के पास अगर कुछ पावर्स हैं तो वो किसके लिए, हमारे नेशन की सिक्योरिटी के लिए। आप खुद समझिए गाइज कि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज के पास अगर ये वाली पावर नहीं है, नहीं होती, लेट्स सपोज कि किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन को देखने की पावर नहीं होती, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन का देखने का मतलब है कि अगर कोई टेररिस्ट अगर प्लान कर रहा है, राइट, जैसे कि टेररिस्ट जो है किसी जैसे कि बॉम्ब बॉम्ब लगाने की प्लानिंग कर रहा है या किसी टेरर अटैक की प्लानिंग कर रहा है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज को इसी के माध्यम से तो पता लगेगा ना, जब वो इंक्रिप्शन को ब्रेक कर सकेंगी, है ना, तभी तो पता लगेगा, वरना कैसे पता लग पाएगा। तो फॉर नेशन सिक्योरिटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वायलेट कर सकती है, राइट। बट यू डोंट हैव टू लाइक राइट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग कि इस प्रकार से चीजें मत लिखिएगा कि डेटा प्रोटेक्शन का उल्लंघन जो है वो गवर्नमेंट करती है, राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखिएगा, बिकॉज आने वाले समय में आप भी उसी का पार्ट बनने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आप अच्छे से समझे होंगे और उस चीज को आपने दिमाग में डाला होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये डी आइडेंटिफाइड डेटा जो है वो आइडेंटिफाइड करने का क्या मतलब होता है।
तो जैसे कि मैं उस टॉपिक पर वापस आता हूँ कि हम कभी भी कुछ चीज इंस्टॉल करते हैं तो हम बिना पढ़े उसको ओके ओके कर देते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में आपने डिलीट अकाउंट किया तो क्या हुआ, आपकी इंफॉर्मेशन तो वहां से पूरी डिलीट हो जाएगी। बट अगर डिलीट अकाउंट नहीं किया तो व्हाट्सएप के पास आपकी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में ये भी था कि आप कौन से फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आपकी सिम जो है वो कौन सी है, आपके फोन का मॉडल नंबर जो है वो क्या है। तो इस प्रकार की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप अपने पास रखेगा। तो ये क्या, ये तो इन्फॉर्मेशन है ना, ये एक प्रकार का डेटा है जो व्हाट्सएप अपने पास स्टोर करके जो है ये डेटा को रखेगा। अब लेट्स से कि आपने अकाउंट डिलीट कर दिया तो क्या हुआ, आपने डी आइडेंटिफाई किया, यानी कि उस डेटा से अपने आप को अनलिंक कर दिया कि भाई इस डेटा से मेरा कोई मतलब नहीं है और इससे अब मुझे कोई अटैच ना करे, मुझसे ना जोड़े, अब इसको डिलीट किया जाए। बट आपने ऑलरेडी इस डेटा को डी आइडेंटिफाई करा चुके हो, या अथॉरिटी ने इस डेटा को, या किसी ने भी इस डेटा को डी आइडेंटिफाई करा दिया, बट किसी व्यक्ति ने इसको वापस से आइडेंटिफाई कर दिया, वापस से इस डेटा को आपके साथ, आपकी आइडेंटिटी के साथ जो है वो लिंक कर दिया, यानी कि ये फलाना को कुछ डेटा रखा हुआ है, डेटा में मान लेता हूं कि कुछ सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल के सीरियल नंबर, ये वो XYZ कुछ फैक्टर्स। अब आपने इसको डीलिंक कर दिया, अब ये डेटा जो है अब नहीं पता कि किस व्यक्ति का है, बट किसी ने अगर डीलिंक किए हुए डेटा को फिर से अगर लिंक कर दिया, फिर से अगर आइडेंटिफाई कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने क्राइम किया है। जब सामने वाले यूजर ने ऑलरेडी अपने डेटा को डीलिंक करवा दिया था, तो आपने क्या किया, उसकी बिना सहमति से उसको आपने आइडेंटिफाई कर दिया। और ऐसी चीजों में पता है, ये इसलिए ये डी आइडेंटिफाई टू आइडेंटिफाई का क्लॉज इसलिए सामने रखा है क्योंकि आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विसिल ब्लोअर का कोई व्यक्ति है, किसी ने किसी घोटाले के बारे में, राइट, अगर इंफॉर्मेशन दी पुलिस अथॉरिटी को, और पुलिस अथॉरिटी ने, जैसे होता है ना कि कई बार जो लोग ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं वो अपने आप को एनोनिमस रखते हैं, राइट, मतलब अपना नाम जो है वो सामने नहीं लाते, बट किसी ने उनके नाम को अगर लिंक कर दिया कि ये डेटा जो है वो इस फलाना व्यक्ति के माध्यम से आया है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति की तो जान जा सकती है ना, उस व्यक्ति की जान खतरे में हो सकती है कि नहीं। तो ये वाली चीज भी थोड़ी सी आप समझने के तौर पर ये चीज रख सकते हैं। बाकी डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में डी आइडेंटिफाई टू आइडेंटिफाई का मतलब सिंपल सा सादा सा यही है कि एक ऐसा डेटा जिस पर सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि मुझे इस डेटा के साथ लिंक ना करो, मुझे अलग करो, डीलिंक करो, बट फिर उसके ये करने के बाद अगर किसी ने उसको लिंक कर दिया उस व्यक्ति को, यानी कि उसके आइडेंटिटी को इरेज नहीं किया वहां से, तो फिर ऐसी कंपनी, ऐसे इंडिविजुअल के खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ मैंने आपको बता ही दिया कि पर्सनल वर्ड जो है उसको हटाने की बात की गई है बिल से। सेंट्रल गवर्नमेंट, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज को ये एग्जेम्प्ट कर सकती हैं। ऑब्वियस ही बात है कि कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, तो हमारी रॉ, हमारी आईबी, तो इस प्रकार की जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो होंगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, बट वो भी सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, यानी कि नेशन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके अलावा गाइस कुछ रिकमेंडेशंस ऐसे भी हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे भी हैं जो कि हमारे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर भी शामिल है। और इसी चीज के बारे में रिकमेंड किया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। इस कमेटी ने यही रिकमेंडेशन दिए हैं कि हमें क्या करना है कि यूरोपियन यूनियन के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन EUGDPR, EUGDPR, यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, तो यूरोप, मतलब आसान सिंपल शब्दों में यूरोपियन यूनियन में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर जो कानून है, तो बताया जा रहा है कि इस बिल के अंदर कुछ ऐसी चीजें शामिल की गई हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाली हैं, यानी कि जैसे कि कंसेंट, सहमति, कि आप जिसका डेटा ले रहे हो और उस डेटा का आप जो यूज करोगे तो सामने वाले से पहले उसकी सहमति लो, राइट, कि आप उसके डेटा का यूज करेंगे, राइट। और अगर बाय चांस किसी कंपनी से डेटा लीक होता है तो डेटा लीक होने के 72 घंटे के अंदर अंदर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करो कि भैया डेटा जो है वो यहां से लीक हो गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अभी 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड, या फिर आप कूलिंग पीरियड कह सकते हो, कि 2 साल का समय दिया जाएगा जिस समय में यूरोपियन यूनियन के इस स्टैंडर्ड्स जो है उसको आप जो है वो इस कानून के अंदर लागू करें, हमारे कानून डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर लागू करें। फिर एक डेटा फ्यूडिशियरी की यहां पर बात हो रही है, तो डेटा फ्यूडिशियरी कौन है, तो कोई भी नेचुरल या फिर लीगल पर्सन, या कोई पब्लिक अथॉरिटी, या कोई एजेंसी, या कोई बॉडी, कंपनी वगैरह, है ना, जो निर्धारित करती है कि जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो लिया जा रहा है, राइट, तो उसका क्या पर्पस है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। मतलब कि अगर आप किसी व्यक्ति के डेटा को ले रहे हो फर्दर यूज के लिए, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, तो इस चीज को निर्धारित करने के लिए एक अलग बॉडी सेटअप करने की बात की जा रही है। और इसमें
इंडिया के अंदर एनजीओस भी इस पर्पस के लिए इंक्लूड किए जा रहे हैं, एनजीओस को भी शामिल किया जा रहा है, जो निर्धारित करेंगे, बताएंगे कि जो कंपनी डेटा ले रही है वो किस पर्पस के लिए ले रही है, निर्धारित करेंगे। और कमिटी ने यह भी रिकमेंड किया कि एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाओ, उसका गठन करो, एक डीपीए का। डीपीए जो कि पर्सनल डेटा और प्रिवेसी के मामलों में डील करेगी, एज वेल एज नॉन पर्सनल डेटा के मामलों में भी डील करेगी। मतलब ऐसा डेटा जो कि एनोनिमस है, राइट, यानी कि एक पर्टिकुलर डेटा जिसके साथ किसी की आइडेंटिटी लिंक्ड नहीं है, नहीं, राइट। तो ऐसे जो नॉन पर्सनल डेटा होते हैं उसको भी देखने का काम करेगी डीपीए, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में। और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में कौन होंगे, तो एक चेयरपर्सन होंगे और कुछ मेंबर हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ये नाम जो है वो सजेस्ट करेगी कि किसको डीपीए में बनाना है, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के कौन मेंबर्स होंगे, कौन चेयरमैन होंगे। और ये जो सिलेक्शन कमेटी होंगी उनके हेड जो होंगे वो हम लोग को कैबिनेट सेक्रेटरी देखने को मिलेंगे, राइट। और दूसरे मेंबर भी जो होंगे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और आईटी और लॉ के सेक्रेटरी भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होंगे या डायरेक्टर होंगे आईआईटीज के, आईआईएम्स के, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से डेटा प्रोटेक्शन बिल से जुड़ा ये टॉपिक आपको जो है वो समझ में आया होगा और आपको आइडिया मिला होगा कि क्या नए रिकमेंडेशन हम लोग को डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड देखने को मिले हैं।